जब सिंधु घाटी की सभ्यता कुदरती ताकत के सामने हारकर अपने पतन के रास्ते पर बढ़ चली थी, तब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के दहलीज पर एक नई सभ्यता दस्तक दे रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी अलग विशेषताएं रखने वाली इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। चूँकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आओ दोस्तों, हम भारत भूमि पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय भूमि पर स्थापित वैदिक सभ्यता और उसके निर्माता आर्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सभ्यताओं का विकास क्रम कुछ उल्टा रहा है, क्योंकि जिस भूमि पर कभी सिंधु सभ्यता के लोगों ने भव्य नगर और इमारतों में नगरीय जीवन को जिया था, उसी भूमि पर अब वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण जीवन को जी रहे थे। जिस भूमि से कभी देश और विदेशों में व्यापार हुआ करता था, उसी भूमि से अब मात्र पशुपालन और खेती ही हो रही थी। सभ्यता के विकास का यह उल्टा कार्यक्रम इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उस जगह पर स्थापित वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना में काफ़ी कम विकसित थी। यह भी सत्य है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन आज पुरातात्विक खोजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि 1750 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और इसी दौर में आर्यों के भारत आगमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। ऋग्वेद की तिथि की रचना को 1500 ईसा पूर्व मानने पर आज सभी इतिहासकार एकमत हैं। अगर हम आर्यों का वर्णन करें तो वे रूप में गौरवर्ण, बलिष्ठ बाहु, घुंघराले बाल, लंबी नाक और शक्तिशाली कंधों के स्वामी थे। मुख्य रूप से वे घोड़ों की सवारी किया करते थे, तलवारबाजी में पारंगत और तीर कमान चलाने में वे धुरंधर थे। वह युद्ध में विभिन्न हथियार, ढाल, कवच और घोड़े के रथों का प्रयोग किया करते थे। इसी के साथ साथ वह कृषि कर्म और पशुपालन में भी कुशल थे। आर्य देवताओं में विश्वास रखने वाले धार्मिक लोग थे। वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ विधि किया करते थे। वह संस्कृत भाषा के शुरुआती प्रारूप अर्थात इंडो यूरोपीय भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। अतः वे ज्ञान को श्रवण और पठन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते थे और इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। हम ये निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि आर्यों का भारत में आगमन 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ होगा। हालांकि यहाँ के सप्त सैंधव प्रदेश में शांति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्हें काफ़ी समय तक संघर्ष करना पड़ा होगा और उसके पश्चात ही उन्हें वेदों की रचना करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। वैदिक काल को पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल इन दो हिस्सों में इनमें बांटा गया है। ऋग्वेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। मूलतः यह शब्द एक विशेषण है जिसका इस्तेमाल वैदिक सभ्यता के निर्माता अपने आप को संबोधित करने के लिए किया करते थे। आर्य अपने से भिन्न लोगों को दास अथवा दस्यु कहकर पुकारते थे। आर्य कहाँ से आए थे, इस विषय को लेकर इतिहासकारों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो बहुतायत भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि आर्य बाहर से नहीं बल्कि वह यहीं के मूल निवासी थे, लेकिन बहुतायत विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय विद्वान भी मानते हैं कि आर्य बाहर से ही भारत में आए थे। इस संबंध में सर्वाधिक प्रमाणित मत
है, आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया से ही ये लोग आए थे।